सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस दीपावली। सो इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और जब दिवाली आती है तो यस, बिगेस्ट एवर सेल आल्सो कम्स एट investindia.in. तो हाईएस्ट एवर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन all our research products and model portfolios also. तो हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 65% का डिस्काउंट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन अ हायर साइड एट 75% ऑल्सो। तो आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्ट इन द को विजिट करके इस डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएंगे। तो आइए, वर्ल्ड मार्केट के साथ इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करते हैं। और वर्ल्ड मार्केट में अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज अगर इंडिया के लिए आ रही है तो वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। $80 पर बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस जा चुके हैं। 3 मंथ लो लेवल्स पे ये प्राइसेस जा चुके हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का? आई थिंक सबसे बड़ा रीजन है यूएस में जो रिजर्व स्टॉक पाइल यूएस करके रखता है ऑयल का, तो वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ गया है। दो वेनेसडे को वो नंबर डिक्लेयर करते हैं, बट इस बार उन्होंने वो नंबर्स डिक्लेयर नहीं किए और 15 नवंबर को वो नंबर्स डिक्लेयर किए जाएंगे। बट मार्केट के जो सोर्सेस होते हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन आई है, तो वहां पे अच्छा खासा स्टॉक पाइल, 12 मिलियन बैरल्स का स्टॉक पाइल वहां पे यूएस कर चुका है। सो जो एक्सपेक्टेशंस इन बिटवीन बन रहे थे कि $100 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस जा सकते हैं, तो वो अब शायद नहीं होगा ऐसा। इन द शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन तो लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस हैव गॉन डाउन टू बिलो $80 पर बैरल। ऊपर से चाइना के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आ रहे हैं, वहां पे भी नंबर्स नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई अनदर रीजन फॉर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन, कि चाइना में जो स्लो डाउन है वो और ज्यादा रियलिस्टिक होता हुआ दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाई एक मेजर इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है, वहां पे अगर थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट ऑयल की डिमांड पे होगा ही होगा। एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन। देयर इज वन मोर रीजन फॉर दैट, कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन हमास ये जो वॉर चल रहा है, स्पेसिफिकली इजराइल एंड हमास के बीच में, तो वहां पे एस्केलेशन जो है वो लिमिटेड होगा, ऐसा अभी तो लग रहा है। सो उसका एक जो इम्पैक्ट माना जा रहा था कि अगर वहां पे एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, वहां से ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, देन ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है। एंड सीज फायर की बातें हो या फिर लिमिटेड जो उसका राइज होगा उस कॉन्फ्लिक्ट का, वो यहाँ पे एक रियलिटी बनता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज अनदर रीजन कि इन अ वे ऑयल मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है कि वहां पे एस्केलेशन नहीं होना, इट मींस ऑयल के प्राइसेस म्यूटेड ही रहेंगे। सो ओवरऑल ऑयल के प्राइसेस नीचे जाना, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सो आई थिंक डेफिनेटली वी विल हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर मार्केट्स आल्सो, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि थोड़ा बहुत मार्केट में उछाल भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ अनदर न्यूज रिगार्डिंग वर्ल्ड मार्केट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आई थिंक वैसे चाइना के बारे में ही ये अगर न्यूज है, तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिख रहे हैं। या फिर जो एक्सपोर्ट का नंबर्स है वो 10% से घटा है टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड। और वहां पे एशियन इकोनॉमीज जिसमें इंडिया भी आता है, तो वहां जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट्स का या शेयर का, वो थोड़ा बढ़ रहा है। दो बेस इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो चाइना का जो बेस ही इतना बड़ा है एक्सपोर्ट का, तो उसके कंपैरिजन में वी आर नो वेयर करेंटली। बट स्टिल जो डायरेक्शन देखा जा रहा है कि नंबर्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, फिर वो इंडिया की इकोनॉमी हो या फिर थाईलैंड की इकोनॉमी हो या फिर फिलीपींस की इकोनॉमी हो या फिर वियतनाम की इकोनॉमी हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे उनके एक्सपोर्ट्स के नंबर्स ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। बट देयर इज अनदर कैच ओवर हियर। अब हमने माना कि चलो भाई, हमारे यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जहां हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ दिख रही है टुवर्ड्स द डेवलप्ड वर्ल्ड, बट जो एक्सपोर्ट्स है चाइना से टुवर्ड्स दीज इकोनॉमीज,
इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 65% से 80% तक बढ़ चुका है. सो आई थिंक दैट इज another thing I think which we will have to look into. In a way वेस्टर्न वर्ल्ड का डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो रहा है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड का डिपेंडेंसी अदर इमर्जिंग मार्केट्स पे बढ़ के और अदर इमर्जिंग मार्केट्स का डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ना, आई थिंक कहीं ना कहीं इक्वेशन उसी की तरफ सजेस्ट कर रहा है कि that's how I think world order will set up. सो देखते हैं अब इसको मतलब रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कब वी विल बी इन अ बेटर सिचुएशन, सो दैट वी विल हैव टू सी. बट अभी भी चाइना पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है. एंड दैट इज द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस चाइना हैज क्रिएटेड ओवर द लास्ट 3 decades. सो अब मानो या ना मानो, बट इस ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना को इग्नोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एटलीस्ट जहां तक नेक्स्ट एक दो डिकेड के लिए तो ऐसा ही दिख रहा है. ये सिचुएशन वैसी ही डेवलप यहाँ पे होती हुई हमने देखी है. अब आईएमएफ के बारे में बात करेंगे. आईएमएफ ने यूरोप को वार्न किया है कि प्रीमैच्योरली विक्ट्री मत डिक्लेयर कीजिएगा ओवर इन्फ्लेशन. सो चाइना में यूरोप में जो इन्फ्लेशन पीक हुआ था ऑलमोस्ट 10.5% तक जा चुका था लास्ट अक्टूबर की, अगर हम बात करते अक्टूबर 2022 की. एंड नाउ अक्टूबर 2023 में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है यूरोप में, दोज नंबर्स आर अराउंड 2.9%. सो ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ है, बट दिस कुड बी अ प्रीमैच्योर विक्ट्री सेलिब्रेशंस, ऐसा आईएमएफ को लग रहा है. नॉर्मली 3 years की साइकिल लगती है इन्फ्लेशन को सही तरीके से कूल डाउन करने के लिए. एंड आईएमएफ को लग रहा है कि स्टिल देयर आर 1 or 2 रेट हाइक्स आर नीडेड फ्रॉम यूरोपियन सेंट्रल बैंक, दो दे आर रिलक्टेंट टू डू दैट, बिकॉज उनको लग रहा है कि अगर और रेट हाइक्स कर देंगे तो रिसेशन आने की चांसेस बहुत ज्यादा, या फिर रिसेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग होने की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. बट आईएमएफ ने वार्न किया है, अगर आपने ये नहीं किया और अगर इन्फ्लेशन स्टिकी बन गया, देन हार्ड लैंडिंग जिस तरीके से हो सकती है यूरोपियन वर्ल्ड की, आई थिंक दैट कुड रेज अनदर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स एंड इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ 1% जीडीपी डी ग्रोथ. सो मतलब 1% से ओवरऑल यूरोप की इकोनॉमी डी ग्रो हो सकती है अगर ये स्टिकी इन्फ्लेशन वहां पे रहता है. तो 3 साल लगते हैं नॉर्मली आईएमएफ के हिसाब से टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन. जो रेट हाइक्स किए हैं उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, थोड़ा सा टाइम लैग उसमें होता है वो एक्चुअली होने के लिए. सो दे स्टिल वांट कि डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह, नेचुरल गैस इज स्टिल वेरी हाई फॉर यूरोप, और उतने परमानेंट सॉल्यूशंस उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए या फिर एस्टेब्लिश अभी तक नहीं किए हैं. सो यूक्रेन रशिया वॉर का जो हैंगओवर है वो अभी भी कंटिन्यू हो सकता है यूरोपियन वर्ल्ड पे, एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, ऐसा आईएमएफ का मानना है. सो लेट्स सी क्या होता है. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों. सो इंडियन इकोनॉमी में अगर बात करनी है तो इंडिया प्रपोज कर रहा है कि ईवी का जो इंपोर्ट होगा यूके से, उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स, इंपोर्ट ड्यूटी बेनिफिट्स दिए जाए. दो इंडिया बॉन्ड्स की जिस तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन की तरफ, तो वहां पे वी वांट सेल्फ रिलायंस कि खुद ही यहीं पे हम ये सारी चीजें प्रोड्यूस करें. बट ये जो यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होनी है, उसके लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए शायद कुछ 15 से 30% तक के इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश हो सकते हैं इंडिया की तरफ से, टू सेट द राइट टोन फॉर दैट particular deal. Let's see. I think time will only tell कि exactly वहां पे क्या-क्या चीजें होगी. But everybody is hopeful for a good UK and India trade deal. देखते हैं. अब इंडिया के कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे. सो ब्रॉड बेस्ड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग होगा इंडिया में इन दिस ईयर एंड इवन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, so that is going to drive the growth of Indian economy, and consumption जो है वो कहीं ना कहीं टेपर डाउन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है. So there are few reasons जो है
वो यूबीएस ने, यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट है ये, यूबीएस सिक्योरिटीज की, तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, वही रीजंस यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं। तो एक तो ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन ऑन सॉफ्टनिंग इन कॉर्पोरेट वेजेस। सो रिसेंट पास्ट में जो वेज हाइक्स हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सॉफ्टन होती हुई देखी जाएगी। स्पेसिफिकली अगर आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, सो पैंडेमिक के दौरान जिस तरीके से कुछ जबरदस्त इंक्रीज सैलरी राइजेस हमने देखे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइजेशन होना कॉर्पोरेट वेजेस में अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स होना इज अ पॉसिबिलिटी। देयर इज अनदर रीजन फॉर कंज्यूमर ग्रोथ जो थोड़ी टेपर डाउन होने का, वो है पर्सनल लोन ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर बैंक्स के नंबर्स आप देखोगे तो जो पर्सनल लोन की ग्रोथ हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं टेपर डाउन होगी। आरबीआई ने भी वार्निंग्स दिए हैं कि ये पर्सनल लोन की ग्रोथ अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकती है ऑन दी एनपीएस साइड, और कॉशियस होने के लिए बैंक्स को बोला गया है आरबीआई की तरफ से, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो पर्सनल लोन ग्रोथ पे होगा ही होगा, थोड़ा बहुत तो वी कैन नॉट डिनाई दैट। तीसरा रीजन जो है नेक्स्ट ईयर कंज्यूमर जो डिमांड है या ग्रोथ है, स्पेंडिंग जो है वो कम हो सकती है, उसके पीछे का रीजन है पीकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्पेंडिंग। सो ये आई थिंक प्री इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत ये वेलफेयर स्पेंडिंग वगैरह होती है, फ्री अनाज, फ्री दिस, फ्री दैट, सो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ने पे हो जाता है, एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वहां से बढ़ती है ऑब्वियसली, विच विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो वो कहीं ना कहीं पोस्ट इलेक्शंस टेपर डाउन अगर होगा तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग पे भी हो सकता है। चौथा जो रीजन है इसके पीछे का, लैग्ड इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग ऑन हाउस होल्ड। सो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, रेपो रेट जो बढ़ा है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑन दी लोन्स बढ़ने पे हो जाता है, और ऑब्वियसली जो लैग इफेक्ट होता है उसका मतलब इमीडिएटली वो इंक्रीज नहीं होता, या फिर जो इंक्रीज डीएमआई होता है वो आई थिंक एक हाथ दो क्वार्टर तक आई थिंक पीपल बिकॉज ऑफ देयर हायर सेविंग्स दे कैन मैनेज, बट आफ्टर दैट दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि बॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं सेविंग्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट स्पेंडिंग पे भी, स्पेसिफिकली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे हो सकता है, एंड दैट इज वन मोर रीजन कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो म्यूटेड रह सकता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड विल बी क्वाइट रोबस्ट, प्लस प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो स्टार्ट, ये भी एक्सपेक्टेशन यूबीएस ने यहाँ पे रखी है। सो लेट्स सी, आई थिंक टाइम विल टेल अस कि एग्जैक्टली ये कितना होगा, बट ऑब्वियसली देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन दिस कंजम्पशन साइड। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फिस्कल डेफिसिट तो मतलब जो पाथ उन्होंने दिया हुआ है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 5.9% ऑफ द जीडीपी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 4.5% ऑफ द जीडीपी, दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और S&P ग्लोबल जो है वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट विल फॉलो द पाथ, फिस्कल डेफिसिट का पाथ जो है 5.9% एंड 4.5%। इन अ वे S&P ग्लोबल इज ऑल्सो कंसिडरिंग कि यही जो गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू हो सकती है। दैट आर दी सॉफ्ट इंडिकेशंस लॉट ऑफ दीज रिसर्च हाउसेस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज या फिर वर्ल्ड एजेंसीज आर सजेस्टिंग। लेट्स सी, आई थिंक टाइम विल टेल अस एग्जैक्टली क्या होगा इन 2024 जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं। बाकी जीडीपी ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशंस है फॉर FY24 6 to 6.5% के बीच में वो एक्सपेक्टेशंस है। FY25 में अराउंड 6.9%, FY26 ऑल्सो 6.9%, FY27 7% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो दिस फाइनेंशियल ईयर इट कुड बी अराउंड 5.5%, नेक्स्ट ईयर इट कुड बी अराउंड 4.4, then FY26 4.6, FY27 4.7. So overall nominal GDP growth of around 12% is expected from India. पॉलिसी रेट्स की अगर हम बात करेंगे रेपो रेट, तो FY25 से रेट कट्स होना शुरू हो सकता है। FY25 के एंड में 5.5% का रेपो रेट हो सकता है, FY26 में 5.25% एंड FY27 में 5% का रेपो रेट हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस है S&P ग्लोबल के। लेट्स सी, बट आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन से अगर बात करते हैं हम, थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब
बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट स्पेसिफिक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सो आई थिंक इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करना जरूरी है। समवट 2079 यानी कि लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक के जो फ्लोज हमने देखे, तो रोबस्ट फ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमने देखे इन लास्ट 12 मंथ्स फ्रॉम लास्ट दिवाली टिल दिस दिवाली। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इनफ्लोज हमने देखे हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड $17 बिलियन। अगर रुपीस टर्म में हम बात करते हैं सो 1.46 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट बाइंग, नेट इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में किए। इसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का भी पैसा आता है, so that particular money is around 1.83 lakh crore rupees, यानी कि $22 बिलियन। तो ऑलमोस्ट $5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। दोनों भी लास्ट 12 मंथ्स में नेट बायस थे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ इंडाइसिस, फिर वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, हर जगह पे एक अच्छा खासा फ्लो हमने यहाँ पे देखा है। स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ मई 2023, जून 2023 एंड जुलाई 2023, इन 3 महीनों में बहुत ही जबरदस्त एफआईआई की बाइंग हुई है। 43,800 करोड़ रुपीज इन मई, 47,000 करोड़ रुपीज इन जून एंड 46,000 करोड़ रुपीज इन जुलाई। इस तरीके का कैश फ्लो जो है वो हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से नेट इन्वेस्टमेंट्स इन 3 महीनों में बहुत ही जबरदस्त थे इंडियन मार्केट्स में, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन गुड अमाउंट ऑफ रैली आल्सो इन इंडियन मार्केट्स। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की भी बात यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स जो है, अगर प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं एट 36%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हार्डली या फिर 4% का डी ग्रोथ हमने यहाँ पे प्रॉफिट में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के देखा है। मेन रीजन की ईयर ऑन ईयर ये प्रॉफिट्स क्यों बढ़े, क्योंकि नेट सेल्स तो हार्डली 2% से बढ़े ईयर ऑन ईयर, एंड 6% से एक्चुअली नेट सेल्स नीचे गए हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेट प्रॉफिट ग्रोथ? वो है एबिटा मार्जिन्स का ग्रोथ। 16.7% से 22.2% तक यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स बढ़े हैं। मेजर रीजन फॉर दैट, विनिल एसिटेट मोनोमर, ये जो उनका रॉ मटेरियल है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की वजह से 600 बेसिस पॉइंट्स का एबिटा मार्जिन ग्रोथ हुआ है। वैसे देखा जाएगा तो ये नंबर्स इस क्वार्टर में नहीं, लास्ट क्वार्टर में भी गिरे थे। इवन लास्ट क्वार्टर में भी जो एबिटा मार्जिन था वो 21.7% का था, सो वो भी नंबर काफी हेल्दी था। सो आई थिंक कंपेयर टू लास्ट ईयर डेफिनेटली रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे जाने की वजह से अच्छा खासा ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हमने देखा है इन दी प्रॉफिटेबिलिटी। अब टाटा पावर के बारे में भी बात करेंगे। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 9% ईयर ऑन ईयर। सो यहाँ रेवेन्यू की ग्रोथ भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी 9% से हुई है। एबिटा ग्रोथ इज अप बाय ऑलमोस्ट 51%। सो 1017 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे टाटा पावर का हुआ है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो स्टॉकोमीटर प्लस पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। एंड ये जो हैप्पी दिवाली का प्रोमो कोड है, ये इंडिविजुअल रिसर्च प्रोडक्ट्स पे भी अवेलेबल है, स्टॉकोमीटर हो, फंडोमीटर हो या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज हो। तो आई थिंक 65% इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्काउंट विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आई थिंक यू विल लाइक ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, बिलीव अस। अब रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कि आइशर मोटर के बारे में बात करेंगे। आइशर मोटर के या फिर रॉयल एनफील्ड के सीईओ जो है मिस्टर गोविंद राजन जी, तो उनका कहना है कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन यूरोपियन मार्केट। करंटली अगर मिडिल वेट मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करते हैं तो अराउंड 8.5% का मार्केट शेयर ऑलरेडी उन्होंने यूरोप में लिया हुआ है, एंड दे आर सीइंग गुड स्कोप फॉर दैट। और इसी के लिए डीलरशिप सेट करना या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करना, इस पे फोकस किया जा रहा है। वी आर वेटिंग फॉर वन मोर मार्केट टू क्रैक। जैसे इंडिया मार्केट को उन्होंने क्रैक किया हुआ है प्रीमियम सेगमेंट में, आई थिंक उसी तरीके से दे आर ट्राइंग टू क्रैक फ्यू अदर मार्केट्स। फिर वो इमर्जिंग मार्केट भी हो सकता है या फिर डेवलप मार्केट में, और दे आर आल्सो ट्राइंग अ लॉट। सो लेट्स सी, अगर कर पाएंगे आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग सपोर्ट फ्रॉम द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी साइड। अब
एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर के जो सेल्स है वो रूरल डिमांड की वजह से यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे थे। दे आर सीइंग सम ग्रीन शूट्स। स्पेसिफिकली अगर रूरल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो जुलाई से लेके सितंबर का ये जो क्वार्टर था इसमें 6.4% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। इवन अप्रैल से जून महीने में भी 4% की वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जुलाई सितंबर 2022 देयर वाज अ डी ग्रोथ ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3.6%। ऑब्वियसली बेस इफेक्ट भी प्ले आउट यहाँ पे हो सकता है, बट ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में भी 9% से एफएमसीजी ग्रोथ हुई है एंड वॉल्यूम टर्म्स में 8.6% जुलाई टू सितंबर। सो आई थिंक there are some green shoots which we are seeing. I think election could be one of the reasons. तो ये जो I think in a way not don't take this word as negatively freebies, but obviously अगर ये बेसिक नेसेसिटीज नीड्स का थोड़ा बहुत केयर अगर गवर्नमेंट्स ले लेते तो वहां पे सेविंग्स का पोर्शन, डिस्पोजेबल इनकम का पोर्शन बढ़ सकता है एंड दैट एड्स टू द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग. So all these things can have a very good impact on this rural consumption. So cooling inflation is one of the reasons. Decline in unemployment ये भी एक reason है and lower LPG prices ये भी एक reason है. So these are the three key contributors for FMCG growth in rural segment. So दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा एंड हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना भी मत भूलिएगा. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.